राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के पास बनी फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास का जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा जो है भड़क उठी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और तकरीबन 11 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 5 को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे, आखिर ये हिंसा कैसे भड़की और फैज-ए-इलाही मस्जिद के जो खुद मुख्य संरक्षक हैं वो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एबीपी से बात करने के लिए निजमुद्दीन चौधरी जी जुड़ चुके हैं, जो फैज-ए-इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक हैं। निजमुद्दीन जी, कैसे देखते हैं सर आप? सबसे पहले तो मैं सीधा आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कार्रवाई हुई है, एमसीडी ने जो कार्रवाई की है, जो फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका जो अवैध अतिक्रमण था तोड़ा गया, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, आप इसको अवैध ना कहिए, ये कारपोरेशन कह रही है अवैध है, ये अवैध नहीं है। एमसीडी के हिसाब से, एमसीडी के एतबार से ये अवैध है, जिसको हम नहीं मानते। अगर ये अवैध है तो हमसे क्या ताल्लुक़ है? वक्फ बोर्ड के पास जाते, वक्फ बोर्ड से कहते हम तो वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर हैं और ये वक्फ बोर्ड की ही जगह है, तो इसको अवैध कहना ये गलत है। एकतरफा कार्रवाई है जिसकी हम मुखालफत करते हैं। हम उनसे यही तो मालूम कर रहे थे, हम तोड़ने में आपको मना नहीं कर रहे। आप तोड़ना चाहते हैं तोड़िए, लेकिन हमको कम से कम ये बता दीजिए कि आप क्या क्या तोड़ना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि आपको बताया नहीं गया जब तोड़ने के लिए पहुंचे यहाँ पर? कह रहे हैं कि हमने मार्किंग कर दी है। अच्छा। भाई किसके सामने? हम तो यही पूछ रहे हैं ना कि आप क्या क्या चीज़ तोड़ना चाहते हैं। हम आपको तोड़ने से मना इनकार नहीं कर रहे। तो जो इंस्पेक्टर बहुत बढ़िया था स्पेशल स्टाफ का, उसने कहा मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। 5 मिनट के अंदर ये खेल हो गया। मैं सिर्फ वॉशरूम तक गया हूँ, वापस आके देखा तो पैरामिलिट्री है और हमारे एक एमपी साहब हैं मुहिबुल्ला साहब, वो आ गए। उनके आने के बाद ही ये मतलब सारा झगड़ा हुआ है। मैं वही आपसे पूछने वाला था। जब सारी चीज़ें आपने बताया कि बहुत अच्छे से हो रही थी, बात हो रही थी आपकी, तो फिर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी, वो कैसे यहाँ पर पहुंचे? क्योंकि वीडियो में वो लगातार दिख रहे हैं कि वो सबसे आगे जा रहे हैं और जो है वो भीड़ से भी कुछ कह रहे हैं। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ना उनके आने से ये हुआ। बल्कि तो आपने कहा कि उनके आने से। मैं आपको ही बता रहा हूँ, उसको कहने की बात समझ लीजिए कि जब वो आए तो उनको अंदर आने से रोका स्पेशल इसने पैरामिलिट्री ने। तो पैरामिलिट्री को कहा कि भाई ये एमपी साहब इनको आने दो। उनको कमेटी ने बुलाया था इससे कारपोरेशन से बात करने के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं बनाया था कि आ रही है कारपोरेशन, आप आ जाइए। तो वो 5 मिनट में वो आ गए। तो उनको उस वक़्त तक पैरामिलिट्री आ चुकी थी, तो पैरामिलिट्री ने उनको रोका। उसको रोकने के बाद पता ये चला कि पब्लिक जो है, जो चली गई थी हमारे रिक्वेस्ट करने से, वो एकदम उखड़ गई। तो पब्लिक कहाँ से गई एकदम जब चली गई थी? आपने कहा हमने तो सबको गेट के अंदर भगा दिया था कि आप जाइए, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें करने दो जो कर रहे हैं हम और इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। हम तो उनसे रिक्वेस्ट करके वापस आए थे। तो पब्लिक जब तो चली गई थी, लेकिन जब आप रोका, पता चला एमपी साहब आ गए तो उनको रोका, तो पब्लिक में किसी ने नारा लगा। भाई कौन इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। लेकिन वो एमपी तो दिल्ली के भी नहीं हैं, रामपुर के एमपी हैं। एमपी तो है ना, एमपी हैं और इन चीज़ों को जानते हैं। उनको इसलिए बुलाया था कि जो एमसीडी वालों से बातचीत होगी वो आपके सामने हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली के भी तो एमपी थे सर, उनको बुलाया जा सकता था, उनको क्यों नहीं बुलाया? रामपुर के ही एमपी को क्यों? कौन सा एमपी ऐसा है जिसको नहीं कॉल किया है? दूसरे ये कि उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने फ़ोन नहीं किया है। अच्छा, तो क्या हुआ? और कि सब ने इनकार कर दिया। क्या कहा कि जी क्या नाम है, अच्छा इवन ये कि डोभाल सब तक के रिक्वेस्ट की आपने कि भाई ये रात में ना करें, दिन। मैंने नहीं की, मैंने किसी से करवाई जो मुझे तो जानते नहीं। वो जिनको जानते हैं, आप उज्ज्वल आपको जानते हैं, वो तो आपसे करवाई, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं उठाया। और कमिश्नर पुलिस तक, अहमद बुखारी साहब जो हमारे इमाम साहब हैं, वो गए
उनकी क्या मीटिंग हुई उसका कोई लेआउट, उसका जवाब नहीं आया। उसके अलावा जितने भी मैंने अरशद मनी साहब को कहा कि ये रात को ना करें, सुबह कर लें, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि जी वो कारपोरेशन, वो कह रहे थे कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, वो जो कोर्ट की वो है, कोर्ट ही करेगी। तो हम यही तो कह रहे थे कि भाई कोर्ट का फैसला कल तक आ जाएगा, कल तक रुक जाए दिन में, कि नहीं रात में ही करना है। अब रात में क्यों करना है ये वो ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। हम रिक्वेस्ट ही तो कर रहे थे कि सुबह तक रुक जाओ, हम उनको तोड़ने से मना थोड़ी कर रहे थे भाई, हम कानून अपने हाथ में थोड़ी ले रहे थे, हम तो कानून के ऊपर ही चल रहे थे कि भाई आप कल तक रुक जाइए, दिन के अंदर आ जाइए, हम जो और हमसे बातचीत कर लीजिए कि ये चीज़ तोड़ना चाहते तोड़ दो। मैंने तो ये तक कहा कि जहाँ हम लोग बैठे हैं जिस ऑफिस में, आप इसको तोड़ना चाहते हैं तोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हमको बता तो जी दे। तो वो अमित लड़का बहुत अच्छा है, उसने कहा बिल्कुल आप सही करें। मैंने कहा हम उनको रोक नहीं रहे, ना या पब्लिक को जमा होने नहीं दे रहे, उस आप ही के कहने से हम पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चले जाएं यहाँ से, और पब्लिक चली भी गई। ये तो खामखा भीड़ को, सर आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, भीड़ को उकसाया किसने फिर, कैसे पत्थरबाजी कैसे हो गई? बेहतर जानता है। देखिए इस मामले में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, ना हम वहाँ थे ना हमें पता। आप कहाँ थे उस वक्त? अंदर थे। अंदर कहाँ पर? इसमें फैज इलाही के ऑफिस में थे। अच्छा, मस्जिद। हाँ मस्जिद में ही बैठे थे वहीं। अच्छा, कई अब ऐसे लोगों को भी सर दिल्ली पुलिस तलाश रही है और उनके ऊपर नज़र बनाए हुई है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको जो है अब देखिए ये पब्लिक जो आई है सोशल मीडिया के ऊपर, इतना ज़बरदस्त ये वीडियो चला है। अब हम तो जानते भी नहीं कौन कौन सोशल मीडिया के ऊपर है। कोई सलमान बताया जा रहा है, ये भी मैंने सुना है, ये भी मैंने सुना है, उसकी तस्वीर भी देखी। आया वो? मैंने कहा ना आपको कि हमारी तरफ से तो नहीं आया, ना हमने बुलाया, सोशल मीडिया की तरफ से ये लोग देख देख कर आए, और सोशल मीडिया पर इतना ज़बरदस्त चला कि कोई कह रहा मस्जिद तोड़ दी, कोई कह रहा कुछ। तो उसके बाद में क्या करेंगे बताइए? तो अब हम उनको रोक तो नहीं सकते, वो यहाँ के तो नहीं है। लेकिन मस्जिद तो टूटी नहीं थी ना सर? उस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ था, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये लोग आए हैं उस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ था। अब उनको एक चीज तो मैंने बता दीजिए कि ये बाहर से हम तो जानते भी नहीं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका नाम आ रहा है उनको अल्लाह जानता है, हम जानते भी नहीं। लेकिन उसमें एक जो सलमान के साथ वीडियो में दिख रहे हैं, उसमें एक चेहरा मैं जानता हूं जो कुंवर शहजाद हैं, चांदनी महल से। वो अभी कांग्रेस पार्टी के जो है वो चुनाव लड़े थे, काउंसलर का जो हुआ था अभी बाई इलेक्शन दिल्ली में, और दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। जी जी बिल्कुल। अब क्यों खड़े थे, वो क्यों जानते हैं, मैं नहीं जानता। उनका मुझे फ़ोन आया था, मैंने कहा आप जाइए अपना सफाई पेश कीजिए। तो उन्होंने भी कोई भूमिका निभाई है भीड़ को उकसाने में? भीड़ को रोकने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने हमारे साथ साथ पब्लिक से रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ से चले जाएं। हमारे सामने तक तो कोई भी ऐसी बात नहीं की उन्होंने जिसको हम कहेंगे ये जिम्मेदार है। सर अच्छा, अमन कमेटी की अगर हम बात करें, अमन कमेटी की 7 बार मीटिंग हुई, उसके बावजूद भी सर क्यों, मतलब कोई बात ऐसी क्यों नहीं हो पाई कि सब कुछ शांति से हो जाए? बुरा तो नहीं मानेंगे मेरी बात का? नहीं सर, मैं क्यों बुरा मान? साहब डीसीपी साहब बहुत भले आदमी हैं, लेकिन अमन कमेटी के अंदर कौन कौन लोग हैं हमें क्या पता? आप लोगों के यहाँ नहीं, हम तो जानते भी नहीं यार। तो फिर अमन कमेटी कैसे बन गई? ये डीसीपी साहब का प्रेरोगेटिव है, जिसको मर्जी बनाए। हम कोई पुलिस में जाते नहीं रोजाना। आप लोगों के ही तो निकले होंगे बीच में से वो लोग। भाई हमें नहीं पता कि कौन निकला है, हम शक्ल से जानते हैं इनको कि ये फलाना है, ये डिमका है, हम उनको शक्ल से जानते हैं। लेकिन वो अमन कमेटी में ही है हमें नहीं पता। और हमें अमन कमेटी कब बनी ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। यानी फैज इलाही मस्जिद के लिए जो पूरा मामला चल रहा है उसमें अमन कमेटी जाती है, और अमन कमेटी कब बनी है उसके मुख्य संरक्षक को नहीं पता। पता ही नहीं, किसी मेंबर को नहीं पता यार, कमेटी के किसी को भी नहीं पता कि अमन कमेटी की मीटिंग हो रही है। फैज इलाही
मस्जिद की जो कमेटी है उसके नाम मुझे पैटर्न चीफ हूँ मैं, पैटर्न आप है। और उसके बावजूद मेंबर 14 हैं। आप क्यों नहीं हो उसमें? अब भाई जब हमको बुलाएंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा। अच्छा। कमाल की बात करते हैं हमसे उज्जवल जी आप, जब हमको पता ही नहीं तो हम क्या जाएंगे। डीसीपी साहब की उनकी सिफारिश पे हमारा एक बहुत बड़ा काम हुआ, तो उनको ये नहीं पता कि कौन किसको बुलाना है। अब अमन कमेटी में ऑलरेडी वो मुसलमान हैं जो पुलिस के लिए काम करते, पुलिस में होते हैं, जो पुलिस की हम भी मदद करने, अगर पुलिस को हमारी मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें ना पता अमन कमेटी की कब मीटिंग हुई, हमने तो वीडियो पर देखी है कि जब मीटिंग हो चुकी उसके बाद में हमने देखी है कि भाई कोई अमन कमेटी की मीटिंग हुई है कि भाई माहौल बनाए रखें, तो माहौल तो बना हुआ ही था। ये किसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, या हमको एक लफ्ज़ भी नहीं पता। और ईमानदारी की बात ये, पुलिस को जितनी मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, अब आपको ये पता होगा कि लगातार दिल्ली पुलिस जो है उन पत्थरबाजों को ढूंढ रही है जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव करा था और भीड़ को उकसाया था। आपको पता है कि अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं पता। हमें ये पता था कि 20 कल रात को पता चला था कि 20 लोग उसमें से गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 5 एरिया के हैं। उनमें से आप हम हर एक बच्चे को तो जानते नहीं, लेकिन 2 बच्चों को मेरे बच्चों ने भी बताया कि ये मोहल्ले के हैं। बाकी कहाँ 17 लोग 15 लोग कहाँ के हैं हम इस एरिया के लोगों को ही नहीं पता। वरना हम अपनी बिरादरी के और पड़ोस के अड़ोस के जितने भी हैं बच्चे तक को जानते हैं कि ये फलाने का बच्चा है। लेकिन जब हमें ही नहीं पता कि कौन कहाँ से आया है तो हम क्या मदद कर सकते हैं। हम तो पूरी कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कार्रवाई तो बहुत, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, गलत नहीं बहुत गलत हुआ है। ये होना ही नहीं चाहिए। कार्रवाई तो बिल्कुल नाजायज़ है यार। ये जो कुछ भी पुलिस के साथ पथराव वथरा हुआ ये नाजायज़ है। और जो मस्जिद के अंदर तोड़ा फोड़ी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है, एक तरफा है, बगैर किसी के हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। ये आपको उज्जवल जी आपको समझ लेना चाहिए कि एमसीडी ने किसी की बात ही नहीं सुनी। वो अपना और वही जज ने कहा है कि जी तुमने कुछ भी नहीं दिया। जब हम दे रहे हैं वो लिख ही नहीं रहा, वो ले ही नहीं रहा। हाई कोर्ट में कहा गया। तो हाई कोर्ट जज क्या करेगा, तो वो वही करेंगे ना जज साहब जो उनके सामने पेपर जाएंगे। जब हमसे पेपर ही नहीं लिए कोई चीज के, तो वो तो यही लिखेंगे कि वहाँ इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो पेपर है आप लोगों के पास? अरे हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज एक चीज आपको बता, हमारे पास ये दरगाह जो है ये 200 साल पुरानी है। कोई कहता है 100 साल पुरानी रहता, ये तकरीबन यार हम 73 साल की हमारी उम्र हो गई। हमने सन 73 में या 74 में यहाँ पर ये पूरा का पूरा कब्रें थी। इनको साफ कराने के लिए हमारे काउंसलर साहब थे उस वक्त, काफ़ी मदद की है। तो ये मस्जिद तो छोटी थी, मस्जिद को रिनोवेट किया है। लेकिन सर वहाँ पर जो है बैंक्वेट हॉल बना दिए गए हैं, शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर। ये उज्जवल जी आप दुनिया में रहते हैं, इसी दिल्ली में रहते हैं ना, इसी पली बड़े हैं ना, आप मुझे बताइए बैंक्वेट हॉल किसको कहते हैं? अरे यार जो ओपन एरिया में हो, जिसमें ना लाइट लगी हुई हो ना कुछ हो, वो बैंक्वेट हॉल होता है। लाइट नहीं थी यहाँ पर, कुछ भी नहीं था। ये तो शादियां होती थी उन गरीब लोगों की जो 5,000 10,000 दे के अपने जगह लेते थे, उसमें टेंट वेंट अपना लगाते थे, शाम को उड़ जाता था। ये उसको बैंक्वेट हॉल कह रहे हैं। हाँ, नर्सिंग होम जरूर था, उसमें हर एक आदमी को 30 रुपए में 3 दिन की दवाई मिल रही थी। इसमें ना हिंदू देखा जाता था, ना सिख, ना मुसलमान, ना कोई भी नहीं। और सबसे सस्ता खून टेस्ट यही होता था। सबसे सस्ता वो जो है आपका डायलिसिस यही होता था। सबसे सस्ता आपका जो एक्सरे है वो यही होता था। इस हमारे सामने बिल्कुल बड़े बड़े वो हैं क्लिनिक, जहाँ पर बहुत महंगे महंगे होते तो लोग जाते हैं वहाँ। हमारे यहाँ वो आते थे जो बहुत गरीब हैं। लेकिन अभी आप
आपने कहा कि दरगाह है, तो फिर सर ये सारी आपने पहले बताया कि वहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान था, तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे? ये सन 73 के बाद में इसको ढक दिया गया। सन 76 में यहाँ बाकायदा तौर से इसको बंद कर दिया गया था। जब संजय गांधी थे तो उनको आया था, अरे यार आ रहे हैं, तो उस वक्त ये बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद से इसको प्लेन कर दिया गया। लेकिन हाँ, अभी खोदो आप 5 फीट नहीं 10 फीट, अरे 100% निकलेंगी। अगर कब्रें निकलेंगी तो मुर्दों की हड्डियां निकलेंगी, और इससे ज़्यादा आपको नीचे एक बारादरी निकलेगी जो मस्जिद के बिल्कुल जैसी है। ये सन 76 में निकली थी, जब इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी में लगी थी, उसको बंद कर दिया गया यूं ही। तो आप खोदो नीचे, वो मिलेगी आपको। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे लेना चाहूँगा। कल देखिए जिस तरीके से भी जो सारी चीज़ें हुई हैं, पत्थरबाजी हुई, लेकिन अब पूरी तरीके से पुलिस और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात है। शांति बनाए रखने की पुलिस जो है वो लगातार यहाँ के लोगों से अपील कर रही है। अब चूँकि देखिए आप फैज इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक हैं, चीफ पैट्रॉन हैं, कल जो है जुम्मे की नमाज है, तो जुम्मे की नमाज के लिए आपने क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, और क्या नमाज होगी भी या नहीं? देखिए, एक तो यही नहीं पता वो मस्जिद में नमाज नहीं होने दे रहा है, अजान भी नहीं होने दे रहा है, तो हमें यही नहीं पता कि कल जुमे की नमाज के लिए इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। इसके लिए हम पहले से क्या कह सकते हैं? हमारा तो नज़रिया आज भी ये है कि नमाज होनी चाहिए, लेकिन नमाजी के लिए तो कोई नमाज पढ़ने के लिए आता है, हम उसकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी लेते हैं। किसी में भी हिम्मत नहीं है, ना रोकने की ना आइडेंटिफिकेशन लेने की। भाई जो नमाज पढ़ने के लिए आता है नमाज पढ़ के चला जाता है। अब कल होगी या नहीं होगी ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा। तो आइडेंटिफिकेशन कौन मांग रहा है? अगर जैसे सुनने में आया है कि पुलिस मांग रही है हम कहाँ से ला के देंगे? अच्छा, किसी की कोई नमाज पढ़ने के लिए आता है, हम शक्ल से तो जानते हैं कि ये एरिया का है, बाकी कोई बाहर से भी आता है तो हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं। तो कल यानी मुश्किल लग रही है? हमें तो बेहिंता मुश्किल लग रही है, क्योंकि अभी तक कुछ कहेंगे कि अपने घर पर भाई लोग अपने एरिया में नमाज पढ़ें। अगर यहाँ आने के लिए इनकार किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त नहीं देता है, तो यहाँ नमाज पढ़ने की बजाय अपने अपने एरिया में नमाज पढ़ें, क्योंकि ये बड़ी मस्जिद है। यहाँ सबसे आखिर में नमाज होती है, 2:25 पे 2:30 बजे नमाज होती है, तो इधर उधर से जो बच जाता है वो यहाँ नमाज पढ़ता है आके, और नमाज हज़ारों की तादाद में होती है, 1000 से ज़्यादा आदमी होता है। तो उसके लिए हम यही अपील कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानना, नहीं इजाज़त दे रहा तो अपने घरों में, अपने घरों के एरिया के मसाजिद में नमाज अदा करें, नमाज तो होगी। शांति अल्लाह जैसे बनाए रखे हैं, और हम पूरी कोशिश में पहले वक्त से हैं कि किसी भी तरह अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसको रोकने के लिए हर आदमी जो भी अमन पसंद है वो ये चाहेगा कि पत्थरबाजी हो, जिसका कुआं खोद के पानी पीना है उसको, वो कहाँ से पानी पिएगा? आप ये भी तो सोचें यार, हम कोई उग्रवादी थोड़ी हैं और उग्रवाद को कोई बढ़ावा दे रहे हैं। हम अमन वाले लोग हैं, अमन को पसंद करते हैं और अमन की अपील करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर खास बातचीत करने के लिए फैज इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक चीफ पैट्रॉन निज़मुद्दीन चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है, और तमाम इन्होंने जो डिटेल में बातें बताई हैं कि कैसे ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ा। लोगों से इन्होंने अपील की है कि कल जो है वो जुम्मे की नमाज है, तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो अपने घर पर रहें, और जो आसपास की मस्जिद है वहीं पर ही नमाज ज़रूर अपनी पढ़ें। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।